नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में किस तरीके से राजनीतिक दौर चल रहा है, किस तरीके से एक दूसरे पर जुबानी बाण छोड़े जा रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की जा रही है और कैसे अपनी पार्टी को और मजबूत करने की रणनीति तैयार की जा रही है और विपक्ष के खेमे में कमजोरी आए इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की और आज बताते हैं कि आज मौजूदा दौर में हरियाणा की सियासत में कितनी गर्माहट है। सरकार को लोगों से अपील करते आपने कई बार सुना होगा कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन कुछ तस्वीर आप देखेंगे तो कहेंगे कि क्या नेताओं को कोरोना से बचने का कोई वरदान मिला है या कोरोना से इनकी दोस्ती ज्यादा गहरी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए, समझिए। इन नेताओं को, इन मंत्रियों को अभयदान है, इन्हें कोरोना नहीं होगा। इन मंत्रियों का, इन नेताओं का कोरोना से गठबंधन है, इन्हें कोरोना नहीं होगा। वायरस तो इनका दोस्त है, इनसे गले नहीं मिलेगा। इन्हें अस्पताल नहीं ले जाएगा, इन्हें क्वारंटीन नहीं कराएगा, क्योंकि इन मंत्रियों, इन नेताओं को अभयदान है, इन्हें कोरोना नहीं होगा। घबराइए नहीं जनाब, इन्हें सच में वरदान है भाई। तभी तो सबसे पहले जरा डिप्टी सीएम को देखिए। दुष्यंत चौटाला खुद तो बिना मास्क के हैं ही, साथ में दर्जन भर लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग की अर्थी कंधों पर उठाए हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, अरे कितना गिनेंगे जनाब। सभी कोरोना की बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ये नजारे डिप्टी सीएम तक ही सीमित नहीं है, कृषि मंत्री जी को भी देख लीजिए जरा। मंत्री जी के सामने ये त्रिमूर्ति ऐसे टकटकी लगाए खड़ी हैं जैसे अभी भगवान प्रकट होंगे और कोरोना से दोस्ती करा देंगे, वायरस ना फैलने का वरदान दे देंगे। और कृषि मंत्री जी तो बिना मास्क इतनी तसल्ली से इन्हें समझा रहे हैं जैसे कोरोना कोई 2 साल का दूध पीता बच्चा है, जब तक गोद में नहीं उठाओगे चिपकेगा ही नहीं। चलिए कृषि मंत्री जी को भी छोड़िए, कोरोना का क्या है, बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ता रहेगा। हम भी आगे बढ़ते हैं, चंडीगढ़ चलते हैं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए 5 लोग मंच पर हैं, पर सबके गले से मास्क ऐसे झांक रहा है जैसे उसकी कीमत 5 पैसे की हो और उसे गले में पसीना सुखाने के लिए रखा गया हो, ना कि कोरोना से बचाने के लिए। नेताजी तो नेताजी, कैमरे को जरा सामने भी घुमाइए। चश्मे वाले बाबू कैमरा देख मास्क ऐसे हटा रहे हैं जैसे शादी के लिए आज ही फोटो लड़की वालों के घर पहुंचानी हो। आम बात है भाई, इन सबको तो कोरोना का अभयदान है। करनाल का रुख कर लीजिए, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल को देख लीजिए। नेताजी गाड़ी से उतरे तो फूल मालाओं से स्वागत हुआ, लेकिन इस भीड़ में कोरोना भी फूल हाथों में लिए खड़ा है कि आइए हमारा भी स्वागत कीजिए। आम आदमी के किसी समारोह में जनता भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकती, लेकिन समारोह नेताजी का हो तो कौन कोरोना और कैसा वायरस। इन सब को तो वरदान मिला हुआ है। अब जरा नूह चले, कांग्रेस वाले विधायक साहब तो हद ही कर बैठे हैं। विधायक साहब के दरबार के बाहर शायद नोटिस लगा हो कि अंदर आइए मगर बिना मास्क के, तभी तो नजरें घुमाइए। मजाल है किसी के चेहरे पर मास्क चमक जाए। मास्क तो मास्क, ये सब बैठे भी इतने आसपास हैं कि इन्हें देख सोशल डिस्टेंसिंग भी कहे। भैया हमें भी तो जगह दो, कोरोना है, हमारी भी जरूरत है। अंबाला वाले विधायक साहब को भी जरा देख लीजिए। साहब ने मास्क लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन आसपास के लोगों को भी बता देते कि मास्क कितना जरूरी है। पीछे खड़े भाई साहब तो यही समझ रहे हैं कि मास्क लगा लिया तो कैमरे में शक्ल कैसे दिखेगी, बीमारी का क्या है, वो तो दोस्त हैं, इन्हें कहां कुछ होने देगी। दरअसल बात यह है कि कोरोना इन नेताओं के लिए बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो जनता के लिए है। जो मास्क ना लगाए तो जुर्माना भरे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करे तो बीमार पड़े। इन नेताओं और मंत्रियों का क्या है, इन्हें तो अभयदान है, इन्हें कोरोना नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद परीक्षण टीका लगवाया और लोगों से भी इसमें सहयोग करने की अपील की। हरियाणा में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद स्वदेशी कोवैक्सीन के ट्रायल में वॉलंटियर के रूप में पहुंचे। उन्हें डॉक्टरों ने परीक्षण टीका लगाया। विज अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में सुबह ही पहुंच गए थे। रोहतक पीजीआई के वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। हरियाणा में कोवैक्सीन के टीके के परीक्षण की जिम्मेदारी पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पीजीआईएमएस को सौंपी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस परीक्षण में शामिल होने का प्रस्ताव रखा था। इस दौरान अनिल विज ने कहा था कि हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना से निजात पाने के लिए भारत की कंपनी भारत बायोटेक ने तीसरे चरण की शुरुआत की है। विज ने कहा, लोग निर्भीक होकर आगे आए, इसीलिए इसकी शुरुआत मैंने खुद से शुरू की। मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया है, ऑफर किया है, पेशकश की है कि ये ट्रायल मेरे से शुरू किया जाए। इसमें कोई डर नहीं है। मैंने आज सुबह इंजेक्शन लगवाया है ताकि लोग निर्भीक होकर, निडर होकर, बिना किसी संकोच के आगे आएं। साथ ही अनिल विज ने कहा कि अगर रिपोर्ट ठीक रहती है तो जल्द से जल्द ये दवाई मार्केट में आ सके। बीमारी के डर से आज व्यक्ति पहले जैसा जीवन व्यतीत नहीं कर रहा, इसलिए मैंने खुद से शुरुआत की है। जो लोग ट्रायल करवाना चाहते हैं वो पीजीआई रोहतक में नाम दर्ज करवा सकते हैं। विज ने कहा, जो प्रक्रिया चल रही है अगले साल के पहले हफ्ते तक इसकी वैक्सीन आ जाएगी, ऐसी उम्मीद है। ट्रायल की प्रक्रिया है, हर वैक्सीन में एक ट्रायल की स्टेज होती है, उससे जल्दी से जल्दी पार जाया जा सके। और अगर सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ रिपोर्टें ठीक आती हैं, तो जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन मार्केट में आ सके। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि हमारी टीमें प्राइवेट अस्पताल में जाकर देखेंगी कि हमने जो दाम तय किया है उस पर इलाज मिल रहा है या फिर नहीं। हमने 30% आरक्षित किए गए हैं और ये जाके सारे प्राइवेट अस्पतालों में टीमें चेक करेंगी कि वाकई वो दे रहे हैं लोगों को और नहीं दे रहे हैं। और हमने दाम भी फिक्स कर रखे हैं। वो लोगों से पूछेगी कि जो हमने दाम फिक्स कर रखे हैं उन्हीं पर वो उनको चार्ज कर रहे हैं, यहाँ उनका ऊपर कोई ज्यादती तो नहीं की जा रही है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों और कई राज्यों में लॉकडाउन के सवाल पर विज ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ चीजों पर पाबंदियां लगानी पड़ सकती हैं। नहीं, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है। अलबत्ता अगर जैसा ही बढ़ता रहा तो पार्शल हमें कुछ पाबंदियां लगानी पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद आगे आकर कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए नई पहल की है। अब बस सबको इंतजार है तो इस वैक्सीन के बाजार में आने का। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। इधर बड़ौदा उपचुनाव के बाद भी अब बयानबाजियां और नेताओं के तेवर कम नहीं हो रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बड़ौदा उपचुनाव खत्म हुआ, कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल की जीत हुई, लेकिन सियासी बयानबाजी अब भी जारी है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा निशाना साधा। साथ ही कहा कि बड़ौदा में जीत से भूपेंद्र हुड्डा इतना नहीं इतराए, क्योंकि ये बात सब जानते हैं
कि भूपेंद्र हुड्डा का भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं। अब उनके भाग्य का फैसला रणदीप सुरजेवाला की कलम से होना है। हुड्डा जी का अपना ही कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं है। हर आदमी समझता है कि आज जो है हुड्डा जी के भाग्य का फैसला शमशेर सिंह सुरजेवाला की कलम से होना है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ौदा में बीजेपी की हार को आंशिक हार बताया। साथ ही कहा कि हार का सबसे बड़ा कारण जातिवाद और क्षेत्रवाद का हावी होना है। कारण पे समीक्षा की जाएगी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा तो कारण ये है कि इलाकावाद का कारण, जातिवाद का कारण अभी भी चला है। तो इसलिए इस बार जो है इलाकावाद, जातिवाद हावी रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं सोनीपत में किसानों के साथ गड़बड़ करने के मामले में कृषि मंत्री ने एक्शन लिया। साथ ही सोनीपत के डीएचओ को सस्पेंड कर दिया। साथ ही एफआईआर के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि जो अधिकारी किसानों का हक मारेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अधिकारी थोड़ी सी भी अगर कोताही बरतेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मेरे विभाग के अंदर किसानों के साथ कोई अधिकारी जाति करेगा, उनका हक मारेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हरियाणा में अरंड की खेती बढ़ाने को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि दक्षिण हरियाणा अरंड की खेती के लिए अनुकूल है, इसलिए यहाँ अरंड की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और अरंड के तेल की प्रोसेसिंग के लिए बड़ा प्लांट भी लगाया जाएगा। योजना है कि मैंने किसानों से प्रार्थना की है कि एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी के किसान और अरंड की खेती की तरफ ध्यान दें। अरंड की खेती हमारे इलाके के लिए अनुकूल है और वो एफपीओ बना के उसमें सब्सिडी देंगे और उसका तेल निकालने का जो प्रोसेसिंग का प्लांट लगाएंगे उसमें भी जो मोदी जी की योजना है 2 करोड़ रुपए तक का लोन पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो यहाँ अगर कोई मिल लग जाए महेंद्रगढ़, नारनौल बिच में, तो अरंड की खेती को खूब बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने किसानों के मुद्दे से लेकर बड़ौदा उपचुनाव तक अपनी बात रखी। साथ ही कहा कि कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने किसानों को खूब बहकाया, लेकिन आज हरियाणा में मंडियां भी चल रही हैं और फसलों की खरीद एमएसपी पर भी हो रही है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक पुटरेजा की रिपोर्ट। तो हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बीजेपी कार्यालय में बैठक की। इस दौरान 29 तारीख को हिसार में होने वाले पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की तैयारियों को लेकर के जानकारी दी गई। हरियाणा की ग्राम पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी का बिल विधानसभा में पास हो चुका है। अब ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। अब ग्राम पंचायतों में सम विषम संख्या के आधार पर महिला और पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर बीजेपी आने वाले दिनों में प्रदेश में कार्यक्रम करेगी। इसी को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने महिला पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि दिसंबर में पानीपत में महिलाओं की रैली होगी। इस रैली के जरिए महिलाएं सरकार का आभार जताएंगी। जो बहनों को 50% आरक्षण दिया गया है, बहनों ने भी अपनी एक बड़ी रैली प्लान की है, धन्यवाद आभार व्यक्त करने के लिए, और दिसंबर में वो रैली करने जा रही हैं। वहीं बीजेपी नेता सुमित्रा चौहान ने कहा कि महिला रैली के जरिए महिलाएं सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का आभार जताएंगी। साथ ही विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग करेंगे। डेट तय कर ली है, अभी 13 दिसंबर को होनी है और पानीपत में होनी है।
और बाकी चर्चा हम और करेंगे। ये रैली मुख्यमंत्री जी की धन्यवाद रैली है, आभार व्यक्त करेंगे। इससे बड़ा पर्व महिलाओं के लिए हो नहीं सकता, जिस तरीके से 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है। जब एक घर आधी आबादी से चलता है, महिला से चलता है, तो राजनीति भी चलनी चाहिए और ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का हम आभार व्यक्त करेंगे। आधी आबादी और पूरा हक का ये बड़ा कदम है। वहीं ओपी धनखड़ ने पिछड़ा वर्ग के नेताओं के साथ भी बैठक की और 29 नवंबर को हिसार में होने वाली पिछड़ा वर्ग की रैली की रूपरेखा पर चर्चा की। जो पिछड़े वर्ग में हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं और महिलाओं में जो हमारी सब बड़ी नेता हैं, उन सबको हमने आज बुलाया था और पिछड़ा वर्ग का जो 8% आरक्षण पंचायतों में दिया है, उसके लिए पिछड़े वर्ग के सब बंधु मिलके एक बड़ी रैली कर रहे हैं 29 तारीख को हिसार में। आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी के साथ पिछड़ा वर्ग को भी ग्राम पंचायतों में 8% आरक्षण दिया गया है। इसी को लेकर पिछड़ा वर्ग 29 नवंबर को हिसार में रैली करेगा और सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद जताएगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट। इधर करनाल में बनवारी लाल ने सहकारिता दिवस कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन कृषि कानूनों और किसानों की आय को दोगुना करने की बात पर उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बनवारी लाल ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य रखा है, उसे सहकारिता विभाग के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। पशुधन के साथ किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो किसानों की आय दुगना करने का 2022 तक का टारगेट रखा है, वो मुझे लगता है कि सहकारिता विभाग के जरिए ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि किसानों को जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, या पशुधन के साथ हम अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं और जो अपनी आय बढ़ाकर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। 26-27 नवंबर को किसान संगठनों के कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच करने के सवाल पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। विपक्ष कह रहा था ना मंडी रहेगी ना एमएसपी रहेगी, ये दोनों चीज है। किसानों को एक अलग ऑप्शन मिल रहा है, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। किसानों के हक में है। देश के प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाए हैं, देश जो हमारी सरकार ने जो कानून बनाए हैं, ये किसानों के हित में है। जो विपक्ष कह रहा था कि ना मंडी रहेगी ना एमएसपी रहेगी, तो ये दोनों चीज़ें, मंडी भी हैं और एमएसपी पे धान और बाजरा खरीदा भी जा रहा है और किसानों को एक अलग ऑप्शन मिल रहा है, अल्टरनेटिव मिल रहा है कि वो अपनी फसल को किसी दूसरी जगह बेच सकता है। वहीं हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि सर्दी के मौसम में कोरोना के बढ़ने के आसार हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया आह्वान 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी को अपनाना पड़ेगा। तो कोरोना अब सर्दी के जो मौसम है, इसमें थोड़ी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और जो देश के प्रधानमंत्री बार बार अपील करते हैं कि भाई 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना, ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तभी ही इस महामारी से बच सकते हैं। और मैं भी अपील करता हूं कि हमें कोरोना का देखते हुए इन सभी आदेशों की पालना करनी चाहिए। किसानों का मुद्दा प्रदेश में कई महीनों से गूंज रहा है। विपक्ष हमला बोल रहा है तो सरकार किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें समझाने का काम कर रही है, लेकिन किसान कितना समझे और सरकार उन्हें समझाने में कितना सफल हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिड्ढा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ हरियाणा की सियासत जगत की तमाम खबरें हमने आपके सामने रख दी। उम्मीद करते हैं जैसा आपका प्यार इस कार्यक्रम को मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।